हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। तो इस वीडियो में हम यूपीएससी सीए पीएफ के जो 2020 वाला पेपर था उसके मैथ्स और रीजनिंग्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है जो अभी ये चल रही है और हमने इसके पहले ही 3 वीडियोस बना चुके हैं। तो आप ये देख सकते हो 2021 का, 2022 का और 2023 का हमने पहले ही वीडियो बना दिया है। तो आपने अगर ये वीडियो अब तक नहीं देखा तो आप जाके वीडियो देख सकते हो। तो फिर चलिए हम शुरू करते हैं 2020 का पेपर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जाम अ कैंडिडेट अटेम्प्ट्स 20 क्वेश्चंस एंड स्कोर्स 72 मार्क्स। If 5 marks are awarded for each correct answer and 2 marks are deducted for each wrong answer, then how many questions were answered correctly by him? तो जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं इसमें सिंपली जब ये बोला होता है कि 5 मार्क्स पॉजिटिव में जा रहे हैं, 2 मार्क्स नेगेटिव में जा रहे हैं, तो सिंपली इसका मतलब ये होता है यहाँ पे 5x माइनस 2y इज इक्वल टू जो भी आपके टोटल मार्क्स है 72। तो यहाँ पे ये गिवन है जो x है हमारा, ये है करेक्ट मार्क, करेक्ट क्वेश्चंस कि जो भी इंसान है उसने कितने क्वेश्चन करेक्ट करे। तो करेक्ट क्वेश्चन का जो है वो है अपना x, और जो रॉन्ग क्वेश्चन है, रॉन्ग, वो है y। तो अब सिंपली इसका मतलब यही है कि हर करेक्ट क्वेश्चन के 5 मार्क्स मिल रहे हैं उसे। तो मतलब मान लो अगर उसने 10 क्वेश्चन करेक्ट करे तो उसके कितने हो जाएंगे, 50 मार्क्स हो जाएंगे। और उसी तरीके से अगर उसने मान लो 5 क्वेश्चन रॉन्ग करे तो उसके कितने -10 हो जाएंगे। तो 50 - 10 उसके आने चाहिए 40। तो उसी तरीके से यहाँ पे बताया, जब उसने टोटल 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे मतलब इसमें कुछ करेक्ट होंगे कुछ इनकरेक्ट होंगे। तो जो x प्लस वाई का सम है वो है 20, और जो पहली इक्वेशन बनी है वो हमारी 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 72। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सिंपली हमने मान लो यहाँ पे रख दिया 2x माइनस प्लस का 2y इज इक्वल टू 40। हमने सिंपली इस वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये और ये कट जाएगा, और यहाँ पे सिंपली आ जाएगा आपका 7x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 112। अब 112 कितने से जाएगा, 16, x इज इक्वल टू 16। तो हमें सिंपली करेक्ट जितने क्वेश्चन थे वो निकालने थे। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 16, तो आंसर हो जाएगा आपका 16। तो इसी से आप जो इनकरेक्ट क्वेश्चन है वो भी निकाल सकते हो। वो क्या हो जाएगा, हम इक्वेशन अगर निकालेंगे तो y हो जाएगा हमारा 4। मतलब इंसान ने 4 क्वेश्चन गलत करे हैं। तो अब अगर आपको दिखाओ तो 16 अगर इंटू आप 5 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 80। तो इसके 80 मार्क्स आ रहे थे अगर इसने मतलब 16 क्वेश्चन जब सही अटेम्प्ट करे तब। पर इसने जो 4 क्वेश्चन गलत भी करे, 4 क्वेश्चन के कितने हो रहे हैं, 4 क्वेश्चन के सिंपली आपके -8 हो रहे हैं, मतलब -4 इंटू 2। तो इसके हो जा रहे हैं -8। तो आंसर आपका हो जा रहा है 72 इस तरीके से। तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं इस पेपर में। तो यहाँ पे ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स वुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल। तो यहाँ पे ये है जो इवन नंबर्स है, मतलब कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, मतलब सबसे जो पहला पेयर होगा 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर का वो होगा 2, 4 और 6। इसी तरीके से जो अगला होगा वो स्टार्ट होगा 4 से, फिर 6, फिर 8, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 6, 8 और यहाँ पे 10। तो हमें ये पूछे जो ये सारे नंबर है ये किस नंबर जो लार्जेस्ट नंबर से डिविजिबल है। तो आपका ऑप्शन ये दे रखे है, जैसे आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 48, मतलब 64 तो आपका बिल्कुल ही नहीं होगा। अब सिंपली हम इसमें लेते हैं, अब इसमें जैसे 8 6 48 होता है, तो 48 इंटू 4 मतलब ये भी 48 से डिविजिबल है। अब इस वाले में भी लेते हैं 8 6 48, तो यहाँ पे भी 48 इंटू 10 मतलब अभी भी ये 48 से डिविजिबल है। तो हम एक और ले लेते हैं, जैसे 8 10 12। तो सिंपली हम यहाँ पे ये करेंगे 8 जैसे 12 फोर्जा होता है, तो 12 इंटू हमने इसको जैसे 4 और 2 में डिवाइड कर दिया, तो 12 फोर्जा 48, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू 20। तो अभी भी ये 48 से डिविजिबल है। तो आप देख सकते हो जो ये पूरी सीरीज चलती रहेगी, आप जितने भी टर्म यहाँ पे लेके जाते रहोगे, चाहे मान लो आप 100 102 और 104 ले लो, तब भी जो लार्जेस्ट जिस नंबर से डिविजल होगा वो होगा 48। तो आपका आंसर हो जाएगा 48। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सिंपली कह रहा है, इफ 15% ऑफ ए इज डबल ऑफ 30% ऑफ बी देन द रेशियो ऑफ ए इज टू बी। तो सिंपली यहाँ पे गिवन है 50% ऑफ ए, 15% ऑफ ए, 15% ऑफ ए मतलब 15 अपॉन 100 ऑफ ए। अब ये कितना दे रखा है, इज डबल ऑफ 30% ऑफ बी, डबल मतलब पहले 2, डबल ऑफ 30% ऑफ बी, अब सिंपली 30 अपॉन 100 ऑफ बी। तो यहाँ पे पहले 100 से 100 कट गया, 15 के टेबल में ये कट जाएगा यहाँ पे 2 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल टू 4b। तो जो आपका a इज टू बी का रेशियो आ जाएगा वो सिंपली हो जाएगा यहाँ पे 4
1:1, मतलब ए 4 गुना है बी के, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कॉस्ट ऑफ गोल्ड वेरीज डायरेक्टली एज द क्यूब ऑफ इट्स वेट। अ गोल्ड पीस weighing 20 डेसीग्राम कॉस्ट 1000 if it is broken into two pieces whose weights are in ratio 2:3, then what is the profit or loss incurred। तो सिंपली यहाँ पे पहले ये बोल रहा है, मान लो आपका जो वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब, नहीं, जो आपका गोल्ड का प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ द वेट से, मतलब ये हो गया कॉस्ट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इससे। तो सिंपली हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं, C इज इक्वल टू के और फिर ये वेट का क्यूब। अब सिंपली सबसे पहले हमें दे रखा है गोल्ड पीस वेइंग 20 डेसीग्राम, तो वेट के डब्ल्यू के जगह पे हम रखेंगे 20 और फिर उसका कॉस्ट है 1000, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 इज इक्वल टू के हमारा कांस्टेंट है। अब सिंपली अब अगर इसे डिवाइड करेंगे, जैसे ये कट जाएगा और के की वैल्यू आपकी सिंपली आ जाएगी 1/8। तो ये देख लो, मतलब 1000/20 20 20 इज इक्वल टू के। तो ये सारे जीरो कट गए, ये जीरो कट गए, अब 1 इंटू 2 इंटू 2 1/8 हो जाएगा के की वैल्यू। अब इसने बोला है जो हमारा पीस था 20 डेसीग्राम का, उससे हमने दो पीस में डिवाइड कर दिया जिसका रेशियो 2:3। तो सिंपली यहाँ पे 2x:3x, मतलब इसका सम हो जाएगा 5x। अब अगर हम 20 को 5x से डिवाइड करें तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4, मतलब हमने इसे 12 डेसीग्राम, पहला हो जाएगा 12, नहीं मतलब पहला हो जाएगा 8 और दूसरा हो जाएगा 12, इन दोनों पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब सिंपली हमें उस तरह वापस से जो ये एक हमारे क्या बोलते हैं एक तरीके की इक्वेशन बनी है इसमें रखना है। अब देखो जो हमें कॉस्ट अभी हमें पता नहीं, तो कॉस्ट हो जाएगी मान लो पहले वाले की जो 8 वाला है उसकी सी, यहाँ पे आ जाएगा C इज इक्वल टू, मान लो यहाँ पे C/8। तो सबसे पहले के की वैल्यू होगी 1/8 और फिर वेट का क्यूब, वेट कितना है हमारा, वेट है 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 का क्यूब। तो जो C है यहाँ पे आ जाएगा 8 से एक 8 कट जाएगा और यहाँ पे सिर्फ वैल्यू बचेगी आपका 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया 64। सिमिलरली जब हम C/12 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू 12 का क्यूब, मतलब 12 इंटू 12 इंटू 12। तो अगर हम देखें सिंपली 2 से कट जाएगा तो 6 इंटू 6 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 216 ये। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ 8 प्लस कॉस्ट ऑफ 12 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 280। तो पहले वो जो सेलर था वो कितने बेच रहा था, 1000 में बेच रहा था, पर अब वो कितने बेच रहा है, वो बेच रहा है 280 में। तो उसका लॉस कितना हो गया, 1000 माइनस 280, तो ये हो गया आपका 720। तो इसको बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा है और ये आपका आंसर हो गया डी, 720 का लॉस। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। हम एक बार फिर से ट्राई करते, देखिए इसमें सबसे पहले बोला है द कॉस्ट ऑफ गोल्ड वेरीज डायरेक्टली एज द क्यूब ऑफ इट्स वेट। तो जो मतलब आपने जैसे 11 12 में प्रोपोर्शनैलिटी वाली चीज पढ़ी होगी, इसमें वो लगेगी C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स वेट, मतलब जो वेट होगा, जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा कॉस्ट होगा, इस तरीके से। अब इसी में हम जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ले लेते हैं, तो हमने के कांस्टेंट ले लिया। अब जो हमें गिवन है कि 1000 कॉस्ट है कितने की, 20 डेसीग्राम जो हमारा गोल्ड है उसकी, तो सिंपली हम डब्ल्यू की जगह 20 रखा और कॉस्ट की जगह 1000 रखा, तो हमने के की वैल्यू निकाल ली, जो के की वैल्यू आई है वो है 1/8। अब हमने फिर 20 को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर दिया, 2:3 के रेशियो में डिवाइड करके आ जाएगा एक 8 डेसीग्राम और 12 डेसीग्राम। अब इन दोनों का हमने अब वापस से जो ये वाली इक्वेशन थी इसमें हमने पुट करके कॉस्ट निकाल लिया दोनों का। तो जो ये 8 वाला है ये बिक रहा है 64 में और जो 12 वाला है वो सेल हो रहा है 216 में। तो इन दोनों का जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 280, और टोटल जो कॉस्ट आ रही है मतलब वो कितने पे, 1000 बेच रहा था और अब बेच रहा है 280 पे, तो उससे 720 का लॉस हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, 720। तो फिर हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज 12 ईयर्स, द एवरेज एज ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास इज 11 ईयर्स, देयर आर 50% मोर गर्ल्स देन बॉयज इन अ क्लास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज एज ऑफ द क्लास। तो सिंपली यहाँ पे बोला है मान लो बॉयज और यहाँ पे आके गर्ल्स, तो इन बॉयज का एवरेज है 12 और गर्ल्स का एवरेज है 11, और फिर उन्हें 50% गर्ल ज्यादा है। तो अगर मान लो सिंपली जैसे यहाँ पे अगर एक बॉय है तो यहाँ पे 1.5 गर्ल है, तो हम यहाँ पे अगर और इजी कैलकुलेशन करने के लिए ले लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 2 लड़कियां और 3 लड़कियां हैं, तो सिंपली हमें ये करना है इनसे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 2 जा 24 और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 33। तो और टोटल लोग कितने हैं, 3 + 2 5। तो यहाँ पे अगर हम इसे डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा आपका 57 डिवाइडेड बाय 5,
ये सिंपली आ जाएगा 11.4। तो आपका आंसर हो जाएगा 11.4। इसको आप थोड़ा और शॉर्ट तरीके से कर सकते हो, जैसे यहाँ पे रेशियो बहुत ही सिंपल सिंपल गिवन है कि 2 बॉयज है और 3 गर्ल्स हैं। तो आपको ही पता है जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जैसे 3 यहाँ पे बड़ा है, तो जो 11 वाला है उसके उसके टर्म पास में आएगा इन कंपैरिजन टू 12 वाले से। और जब 5 और 2 मतलब जब आप 1 को नीचे मान लो 1 का ये आपने कर दिया 10 और नीचे 3 + 2 5, इससे जब आप डिवाइड करोगे तो सिंपली आपका ये कट के आ जाएगा 2। और 2 को जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4। तो आपको इतना पता है जो 11 से 4 ज्यादा है, 4 मतलब यहाँ पे 0.4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका सिंपली आंसर 11.4। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इससे पहले मैं आपको कुछ हर जैसे हर क्वेश्चन हर वीडियो में आपको थोड़े ट्रिक्स बताता हूँ, तो वो भी इस बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इस बार हम डिस्कस करेंगे इन रेडियस का। इन रेडियस होता है, मान लो आपका एक सर्कल गिवन है ये, और अगर इसके बाहर मतलब 3 टेंजेंट बनाओ जो टेंजेंट आपकी सर्कल को टच कर रही हो, मतलब और एक ट्राइंगल बन जाए इस तरीके से ये, और ये मान लो ये पॉइंट भी यहाँ पे टच हो रहा है, तो जो इस सर्कल का रेडियस होगा वो होता है इन रेडियस। तो इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एस। एस होता है मतलब सम ऑफ साइड्स, एस हो जाता है आपका ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। और ए प्लस बी ए बी सी आपके मतलब हो जाएगी साइड्स ए बी सी। तो आपका ये हो जाएगा आर मतलब इन रेडियस। इसी तरीके से अगर आप सरकम रेडियस निकालोगे, मतलब आपका जो सर्कल है वो ट्राइंगल पे बन रहा है, जैसे ये आपका एक ट्राइंगल है, अब आप बना रहे हो एक सर्कल इस तरीके से, तो जो इस सर्कल का रेडियस होगा वो होता है सरकम रेडियस, उसे हम कहते हैं सरकम रेडियस। तो सरकम रेडियस का जो फॉर्मूला है वो हो जाता है सिंपली ए बी सी अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सिंपली ए बी सी तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे साइड्स, और 4 टाइम्स ऑफ जो ट्राइंग एरिया ऑफ ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे निकाल सकते हैं, वो हो जाता है आपका फॉर्मूला एस, तो मतलब अंडर रूट होता है ये पूरा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इस तरीके से। और एक और तरीके से हम एरिया निकाल सकते हैं, वो हो जाता है हाफ ए बी साइन थीटा। ये तब होता है जब आपको दो साइड्स गिवन हो, मान लो ये है अपना ट्रायंगल, आपको ये साइड गिवन हो और ये साइड गिवन हो और इसके बीच का जो एंगल है वो गिवन हो, तो आप इससे भी एरिया निकाल सकते हैं। तो चलते हैं फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, the sum triples in 10 years under compound interest at a certain rate of interest. The interest is being compound annually in how many years it would become 9 times. तो सिंपली इन्होंने ये बोला है कि मान लो अगर आपके पास अभी 100 रुपए थे, तो वो 3 साल में इन 3 ईयर्स वो हो जा रहे हैं 300, मतलब 3 टाइम्स हो जा रहे हैं। नहीं सॉरी, 3 ईयर्स में नहीं, ये हो रहे हैं 10 ईयर्स में। 10 ईयर्स में 3 टाइम्स हो जा रहे हैं। तो अब मान लो अब अगले जो 3 टाइम्स होंगे, तो सिंपली अगर 300 का 3 टाइम्स होगा वो होगा 900, तो 900 होगा अगले 10 ईयर्स में। तो यहाँ पे इन्होंने यही बोला है कि 9 टाइम्स कितना हो जा रहा है, मतलब 100 था हमारे पास पहले, अब 100 से हमारे पास कितना हो गया 900, मतलब 9 टाइम्स। तो 9 टाइम्स कितना हो जा रहा है, पहले 10 + 10, तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा 20। अभी आप इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से नहीं तो ये फॉर्म मतलब फॉर्मूला तो नहीं होता, ये बहुत लॉन्ग टर्म लॉन्ग लेंथी एक कैलकुलेशन होती है, उससे भी कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे ये बोला है कि जो हमारा पहले 3 टाइम्स हो जा रहा है कितना 10 ईयर्स में, मतलब 3p इज इक्वल टू पी, यहाँ पे हो जाता है 1 + r/100, और कितने साल में हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 10 ईयर्स में। तो ये फॉर्मूला तो सिंपल आपको पता होगा कि p 1 + r/ और होल टू द पावर n हो जाता है ये। तो यहाँ पे p से p कट गया, अब हम करेंगे ये 10 को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 1/10 हो जाएगी, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1 + r/100 ये। अब सिमिलरली हम जो अगला टर्म है उसका निकालेंगे। अब अगले टर्म में क्या बोल रहा है कि 9 टाइम्स कितने में हो जा रहा है, तो 9 टाइम्स को हम रख देंगे यहाँ पे 9p इज इक्वल टू सिंपली p 1 + r/100। अब इस बार हमें n की वैल्यू नहीं दी, हमें n निकालना है। फिर यहाँ पे सिंपली p से p कट गया, अब हम 9 को रख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और फिर से हम जैसे हमने यहाँ पे 10 को इधर भेजा था, हम n को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2/n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 + r/100, इस तरीके से। तो अब ये देखो 1 + r/100, 1 + r/100 सेम है, तो अब हम क्या करेंगे 3 टू द पावर 1/10 को इक्वेट कर देंगे 3 टू द पावर 2/n।
तो अब आपको सिंपली समझ में आ गया होगा कि एन की वैल्यू क्या हो जाएगी। एन की वैल्यू हो जाएगी जब 20, तब ये दोनों टर्म इक्वल होंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 20। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ये तब यूज होगा जब आपका मतलब यहाँ पे टर्म बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो और आप नहीं निकाल पाओ, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वेज विच 6 डिस्टिंक्ट बॉल्स कैन बी पुट इन 5 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, क्योंकि जो इसके ऑप्शंस है ये मतलब अलग अलग तरीके के से आंसर आ सकता है। यहाँ पे इन्होंने एग्जैक्टली exactly नहीं बताया कि आपके केसेस क्या है। तो यहाँ पे अगर जैसे पहले देखिए, मान लिया ऐसा है कि आपके पास 5 बॉल्स हैं। आप पांच मतलब 5 बॉल्स हैं, उनको आप नंबर कर लो 1 से लेके 6 तक। उसके बाद बोला है कि यहाँ पे 5 बॉक्सेस हैं, तो उन बॉक्सेस को भी नंबर कर लो A B C D E, इस तरीके से। तो अब मान लो, अगर मान लो एक बॉल है जो वो पहले किसी में भी जा सकती है, तो चाहे आप इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, किसी में भी रख सकते हो। इसी तरीके से दूसरी बॉल भी किसी में भी रख सकते हो, तीसरी भी किसी में रख सकते हो, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स भी। तो जो करेक्ट तरीका होता है वो होगा, मान लो हम इस बॉल को कितने तरीके से रख सकते हैं, 5 तरीके से रख सकते हैं। सिमिलरली दूसरे बॉल को भी 5 तरीके से, तीसरे बॉल को भी 5 तरीके से, चौथे बॉल को भी 5 तरीके से, पांच बॉल को भी 5 तरीके से, छठे बॉल को भी 5 तरीके से। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 टू दी पावर 6। तो 5 टू दी पावर 6 सिंपल आपका ये आंसर ही है। पर अब यहाँ पे जो थोड़ी सी एक एरर था कि यूपीएससी ने डिफाइन नहीं करा था कि अगर कोई कॉन्टेक्स्ट है बीच में या कोई अलग अलग चीजें दे रख मतलब क्या कंडीशन होगी, वो डिफाइन नहीं थी। तो इसका आंसर आप जैसे मान लो, अगर आपके पास 6 बॉल है, छः छः की 6 बॉल में से हम कोई भी बॉल इसमें रख सकते हैं। तो हम मान लो हमने इसमें रख दी 6, फिर इसमें हम रख सकते हैं कोई भी एक बॉल, हमने यहाँ पे दे दी पहले से। अब उस बॉल को छोड़ के बाकी हम इसमें रख सकते हैं, तो वो हो जाएगी 5। अब 2 बॉल यहाँ चली गई एक एक, अब इसमें रख सकते हैं 4, इसमें हम रख सकते हैं 3, इसमें रख सकते हैं 2। तो ये हो जाएगा 720। पर इस तरीके का कोई भी कांस्टेंट गिवन नहीं था, इसलिए आपका आंसर होगा ये वाला 15625। मतलब आपकी जो 6 बॉल्स हैं वो एट अ टाइम किसी भी बॉक्स में जा सकती है। मतलब ये वाली बॉल किसी भी बॉक्स में जा सकती है, तो हम इसे 5 तरीके से रख सकते हैं, 1 2 3 4 5। सिमिलरली बाकी सारी बॉल्स को भी हम 5 5 5 तरीके से रख सकते हैं। तो आपका आंसर सिंपली हो जाएगा 5 टू दी पावर 6, और आपका आंसर हो जाएगा 15625। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, इसका मतलब जो आंसर है वो लाने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, क्योंकि यहाँ पे जो ये आंसर ये भी एक तरीके से आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। अगर यूपीएससी ने थोड़े जो कॉन्स्टेंट्स है वो क्लियर करे होते तो आप आंसर और इजीली निकाल सकते थे। पर आपका आंसर यहाँ पे करेक्टली बी है, 15625। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वायर ऑफ लेंथ 6 मीटर स्ट्रेच सच दैट इट्स रेडियस इज रिड्यूस्ड बाय 20%, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन लेंथ। तो सिंपली वायर, तो वायर आपको पता होगा, वायर का जो क्या बोलते हैं, वो होता है डायमेंशन होते हैं, वो तो एक सिलेंडर वाले डायमेंशन होते हैं, इस तरीके से। तो सिंपली अब इन्होंने बोला है एक वायर को हमने स्ट्रेच करा है, पहले वायर की जो लेंथ है वो दे रखी 6 मीटर। अब हमने इसे स्ट्रेच करा है, मतलब हमारे जो वॉल्यूम है पूरे वायर का वो सेम है, पर पहले ऐसी थी वायर, अब वायर हो जाएगी कुछ इस तरीके की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडियस कम हो जा रहा है पर लेंथ बढ़ जा रही है। तो हमें सिंपली ये करना है, जो इसका वॉल्यूम है और इसका वॉल्यूम है वो सेम है, पर दोनों का रेडियस और हाइट अलग हो जा रहा है, तो हमें बस इन दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट कर देना है। तो सबसे पहले इसका जो क्या हालत है वॉल्यूम है वो हो जाएगा, जैसे पहले रेट क्या हालत है वॉल्यूम बता देता हूँ आपको। सिलेंडर का वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये। तो वॉल्यूम जैसे पाई, रेडियस हमारे पास पहले गिवन नहीं है, आर मान लो, पाई आर स्क्वायर, और एच एच है हमारा 6 मीटर। अब इन्होंने बोला कि जो रेडियस है वो 20% रिड्यूस हो जा रहा है, मतलब पहले रेडियस था आर, अब क्या हो जा रहा है, वो हो जा रहा है 80/100 ऑफ आर। तो अगर हम ये यहाँ पे आर है, अगर हम इसे कट करें तो सिंपली 4/5 ऑफ आर। तो यहाँ पे हम रखेंगे पाए, रेडियस हो जा रहा है हमारा 4/5 ऑफ आर, और इसका स्क्वायर भी है, तो मतलब हो जाएगा 16/25 आर स्क्वायर। और फिर हमें ये बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग द वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन लेंथ। तो अब मान लो एच, हम एच ले लेते हैं सिर्फ यहाँ पे एच टर्म। तो यहाँ पे देखो पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। अब ये इधर चला जाएगा, मान लो इसे 3, ये हो गया 8। तो 25 3 ज़ा 75, 75 अपॉन और 8 आ गया नीचे, ये हो गया एच। और एच की वैल्यू पहले क्या थी, पहले थी हमारी 6। अब अगर हम इसे डिवाइड करें 75 को 8 से, तो सिंपली हो जाएगा 8 9 ज़ा 72, 8 9 ज़ा 72 और 3। अगर हम इसे करते रहेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो हम दूसरी तरीके से कर सकते हैं कि जो हमारी इंक्रीज हो रही है लेंथ, मान लो इतनी तो हमारे पास ये 6 है, पर हमें अब ये निकालना, तो ये कैसे निकालेंगे, सिंपली हम इस वाली हाइट में से 6 को माइनस कर देंगे। तो 75/8 -6
अभी ये हो जाएगा 8 6 48, 48 और इधर हो जाएगा ये 27/8। अब जो इंक्रीज है हाइट में वो है 27/8। अब इसे हम सिंपली ये जो 6 से है इससे हमें कंपेयर कर देना है कि कितना ज्यादा बड़ा है। तो सिंपली हम ये कर देंगे यहाँ पे 27/8 और नीचे ही हो जाएगा 6, ऊपर हो जाएगा 100। तो अब यहाँ पे अगर देखो तो 3 के टेबल में ये कटेगा 9 जा, 3 के टेबल में ये कटेगा 2 जा। तो अगर हम 900/16 करें, 900/16 सबसे पहले हो जाएगा 5 जा 80, फिर यहाँ पे हो गया 10 100, अब फिर 6 जा 96, यहाँ पे थोड़ा एरर है, 96, 96 के नीचे 40 मतलब 16 2 जा 32, तो 56.2। तो 56.25 आपका मतलब एक ही ऑप्शन है जो आगे मैच हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा 56.25। आपको बस ये याद रखना है कि यहाँ पे जो सिलेंडर है, मतलब जो सिलेंडर यहाँ पे जो वायर है उसकी जो डायमेंशन होती है वो सिलेंडर वाली होती है, और जब हम उसे स्ट्रेच करते हैं तो उसका रेडियस कम हो जाता है और जो लेंथ है मतलब हाइट होती है वो बढ़ जाती है। तो सिंपली हमें दोनों का वॉल्यूम मैच करा देना है, और जो उनके डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, मान लो पहले हाइट 6 थी अब एच है, पहले रेडियस आर था अब 4/5 ऑफ आर है, तो हमें वो बस इक्वेट करा के हम यहाँ से सीधा एच निकाल सकते हैं। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट डाउन कर देना, मैं आपको अलग अगले वीडियो में फिर से अच्छे से समझा दूंगा। तो फिर यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द अल्फाबेट्स फ्रॉम ए टू जे आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to 9। तो सिंपली हमने ये कर दिया यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग जैसा है कि हमने वैल्यू दे दी, ए की वैल्यू है 0, बी की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 2, डी की वैल्यू है 3, ई की वैल्यू है 4, फिर एफ की वैल्यू है 5, जी की वैल्यू है 6, ए बी सी डी एफ जी एच आई और जे। तो सिंपली ये 7, ये 8, ये 9। तो सिंपली पहले इन्होंने बोला है कि ए जी जे को हम माइनस कर, ए जी जे को हम माइनस कर रहे सी ई जे से, और फिर प्लस कर रहे हैं ई डी बी। तो सिंपली हम पहले करेंगे इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, ई की वैल्यू है 4, और डी की वैल्यू है 3, और बी की वैल्यू है 1। अब हमने यहाँ पे ऐड कर दिया ए जी जे, ए की वैल्यू है 0, जी की वैल्यू है 6 और जे की वैल्यू है 9, तो 6 9। तो ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये हो गया 5। तो सिंपली 500। अब हमें माइनस करना है सी ई जी। सी क्या है हमारे पास 2, ई क्या है हमारे पास 4, और जी क्या है 6। तो ये हो जाएगा आपका 254। अब 254 किसके साथ होगा, मतलब 2 हो गया हमारा सी, 5 हो गया हमारा एफ, और 4 हो गया हमारा ई। तो सी एफ ई मतलब ए हो गया आपका आंसर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर which when divided by 9 and 12 leaves remainder 8. B is the smallest positive integer which when divided by 9 and 12 leaves remainder 5. तो सिंपली जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है और वो कुछ रिमाइंडर लीव कर रहा है, तो और मान लो जिस भी डिजिट से वो डिवाइड हो रहा है, तो पहले हमें उन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे 9 और 12, तो 9 और 12 का सिंपली एलसीएम हो जाएगा 12 2 36 नहीं आएगा, 36 आएगा। जैसे हम इस सिंपली ऐसे करते हैं, 12 का अगला टर्म होगा 24, 24 से नहीं होगा, 36, 36 से करेंगे आ जाएगा। तो आपका एलसीएम हो गया 36। अब इन्होंने बोला है जो ए है वो कितना रिमाइंडर दे रहा है 8, तो हम इसमें सिंपली 8 ऐड कर देंगे। तो ए की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी 44। इसके बाद हम जो बी है, बी क्या गिवन है यहाँ पे, बी सेम ही नंबर से जब डिवाइड हो रहा है तो वो 5 जो रिमाइंडर है वो दे रहा है। तो फिर सिंपली हम इसमें 36 + 5 कर देंगे तो हो जाएगा 41। अब इन्होंने सिंपली बोला ए माइनस बी करना है, ए माइनस बी मतलब 3। और ये क्वेश्चन अगर आप थोड़ा पहले समझ जाते तो सीधे भी हो सकता था। जब आपके टर्म्स सेम है 9 और 12, इनके एलसीएम भी सेम है, और यहाँ पे दोनों में स्मॉलेस्ट पूछा है कि यहाँ भी स्मॉलेस्ट है, यहाँ भी स्मॉलेस्ट है। तो सिंपली हम जो दो टर्म्स है मतलब जो हमारे दो रिमाइंडर है उनको सब करेंगे, तो 8 - 5 3 आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे ए प्लस बी पूछा हो तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ रही है, तो यहाँ पे सिंपली हम करते 8 + 5 मतलब 13। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है डायरेक्टली। तो यहाँ पे आंसर है 3। तो चलते हैं फिर हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं। तो बहुत बार आपका ऐसे क्वेश्चन आता है कि मान लो कोई एक पॉलीगन गिवन है, एन साइड्स मतलब उसकी बहुत ही, मान लो जैसे यहाँ पे तो ये 6 7 साइड्स है। जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो हम कैसे करेंगे, मान लो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ डायगनल्स का, कि इसमें डायगनल कितने हैं। तो डायगनल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n - 3 अपॉन 2। तो सिंपली यहाँ पे मान लो अगर आपका जैसे एक स्क्वायर है, इसमें कितने डायगोनल्स बनते हैं, डायगोनल्स बनते हैं आपके 2। तो एन की जगह पे आप 4 रखोगे तो 4, 4 - 3 मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2 तो 2। अब इसी तरीके से मान लो आप 6 क्या बोलते हैं हेक्सागोन ले लो इस तरीके से, यहाँ पे हो गए 3,
तो चलो हमने ऑक्टागोन बना दिया, तो ऑक्टागोन ले लेते हैं। तो इसके हम ऐसे 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 बहुत सारे डायगोनल बनते हैं। तो जब इस ऑक्टागोन के हम डायगोनल निकालेंगे तो हो जाएगा 8, 8 माइनस 3 5 अपॉन 2। तो ये कट 4, तो आंसर हो जाएगा आपका 20। मतलब एक ऑक्टागोन के कितने डायगोनल है? 20। और बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो ये पॉलीगॉन है इसका इंटीरियर एंगल कितना है? एक इंटीरियर एंगल, मतलब अगर ये पॉलीगॉन इक्वल हो, मतलब हर एक एंगल इसके इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो जो एक एंगल है वो कितना है? तो उसका फॉर्मूला होता है आपका, मान लो थीटा हो गया, उसका फॉर्मूला होता है n-2 अपॉन n इंटू 180 डिग्री। अब जैसे हम स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर मतलब n की जगह पे हमने 4 रख दिया, तो 4-2 अपॉन 2 इज नहीं अपॉन 4 इंटू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 2 मतलब 90 डिग्री। तो आपको पता है जो एक स्क्वायर होता है उसके हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो सिंपली यहाँ पे आ गया आंसर 90 डिग्री। तो ये दो फॉर्मूले से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इन दोनों को नोट कर लेना है और रिवाइज करना है ताकि आपको ये सारे फॉर्मूले याद रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट, साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ एंड सो ऑन। तो सिंपली यहाँ पे ये बताया है, मान लो जैसे हमारे पास जो नॉर्मल डायरेक्शन होती है उसमें होता है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट, ये होता है ईस्ट। और जो इनके बीच में हो जाते हैं वो हो जाता है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, यहाँ पे हो जाएगा साउथ वेस्ट, और यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। अब इन्होंने क्या बोला है, इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, मतलब साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, साउथ ईस्ट ईस्ट हो गया, मतलब हम इसे एक तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने बोला नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट कॉल्ड वेस्ट, मतलब यहाँ भी सिंपली बस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दे रहे हैं। और साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ, साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ, तो यहाँ भी इसको हम एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दे रहे हैं। तो पूरा जो डिजाइन है, ये पूरा टर्म, इस पूरे को हम एक एक बस क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, फिर ये हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट, इसी तरीके से ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। तो सिंपली यहाँ पे यही पूछा, व्हाट विल नॉर्थ बी कॉल्ड। नॉर्थ क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, नॉर्थ वेस्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज ट्यूसडे, व्हेन विल सैटरडे बी। तो सिंपली यहाँ पे बोला डे बिफोर यस्टरडे, मतलब सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पे टुडे मान लो, फिर डे बिफोर यस्टरडे, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा यस्टरडे अपना, और डे बिफोर यस्टरडे मतलब ये वाला जो डे है ये क्या है? ये है अपना ट्यूसडे। तो इन्होंने बोला सैटरडे कब होगा। अब ये हो जाएगा ट्यूसडे, ये हो जाएगा वेडनेसडे, ये हो जाएगा थर्सडे, यहाँ पे हो जाएगा फ्राइडे, यहाँ पे हो जाएगा सैटरडे। तो ये हो जाएगा आपका टुमारो, और ये हो जाएगा आपका डे आफ्टर टुमारो। तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल डे आफ्टर टुमारो, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। होप्स तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप ये लगभग सभी कोई कर सकता है ये क्वेश्चन। तो अब ये क्वेश्चन आएगा आपका थोड़ा ये सीरीज सीरीज जैसा भी है, और आपको इसमें पजल सॉल्व करनी है एक तरीके से। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपको फाइंड करनी है कि आपको ये जो बाहर वाले टर्म है इनका बीच वाले टर्म से रिलेशन कैसा है। तो जैसे आप अलग अलग तरीके ट्राई कर सकते हैं, 3+4 7, यहाँ पे 7 नहीं है, या फिर आप ऐसे देखो 4 3 12, यहाँ पे 12 भी नहीं है। तो आपको अलग अलग तरीके से जो पजल है वो सॉल्व करनी है। तो जो इसमें इसका आंसर होगा वो होगा, जैसे यहाँ पे सिंपली ये दे रखा है 6+2 8, तो 8 हमने सामने वाले जो छोटा वाला वो है सर्कल उसके दूसरे वाले पार्ट में लिखा है 8। जैसे यहाँ पे 3+1 4, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 4। अब यहाँ पे दे रखा है 3+4 7, तो सामने आ गया 7, 2+3 5, तो सामने आ गया 5। इसी तरीके से यहाँ पे जो ये क्वेश्चन मार्क है मैं इसकी वैल्यू ढूंढनी थी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 7+2 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, तो आपका आंसर है ए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ ग्रुप ऑफ 100 चिल्ड्रन 64 चिल्ड्रन लाइक टू प्ले क्रिकेट, 53 चिल्ड्रन लाइक टू प्ले फुटबॉल, एंड 20 चिल्ड्रन लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। सो हाउ मैनी डू नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट और फुटबॉल। तो सिंपली ये जो क्वेश्चन है ये आपका होता है सेट थ्योरी का। तो ये आप दो तरीके से कर सकते हो, फॉर्मूले को यूज करके या आप डायग्राम बना के। तो दोनों ही तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि टोटल कितने, टोटल 100 है, 100 चिल्ड्रन है यहाँ पे। अब यहाँ पे दो गेम्स दे रखे हैं, तो यहाँ पे आप दो सर्कल बना लोगे। अब जैसे बोला है पहला है क्रिकेट, तो क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं 64। उसके बाद दूसरा बोला है, दूसरा है आपका फुटबॉल, तो फुटबॉल कितने खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं आपके 53। अब इन्होंने ये बोला कुछ लोग दोनों ही गेम खेलते हैं, जो ये वाला एरिया है इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? इसकी वैल्यू दे रखी है 20। तो सिंपली जो ये वाला एरिया ये हो जाएगा 64 - 20 मतलब 44, मतलब जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं वो है 44।
अब इसी तरीके से जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं वो हो जाएगा 53 माइनस 22 मतलब 20 मतलब ये हो जाएगा 33। तो सिर्फ फुटबॉल कितने खेलते हैं 33। तो अब इन तीनों को आपको ऐड करना है 44 प्लस 20 64 64 प्लस 33 ये हो जाएगा आपका 97। मतलब 97 लोग गेम खेलते हैं और टोटल कितने थे 100। तो कितने लोग गेम नहीं खेलते वो हो जाएगा 100 माइनस 97 3। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3। अब जो फॉर्मूला बेस्ड है वो ऐसे होता है यहाँ पे एन ए इंटरसेक्शन बी ये हो जाएगा यहाँ पे एन ए यूनियन भी हो जाता है इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा पहले एन ए प्लस एन बी और यहाँ पे हो जाता है माइनस एन सी। एन सी मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी। तो अब मैं समझा देता हूँ आपको। एन ए की वैल्यू तो सिंपली है 64 जो टोटल लोग है 64 है। मतलब क्रिकेट 64 लोग खेल रहे हैं चाहे वो कोई और गेम खेल रहे हो ना खेल रहे हो। तो यहाँ पे हो जाएगा 64। इसी तरीके से एन बी कितना 53 53 लोग फुटबॉल खेल रहे हैं भले ही कोई और गेम खेले ना खेले। अब एन ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है जो ये बीच वाला एरिया है। बीच वाला एरिया मतलब जो दोनों ही गेम खेलते हैं। अब दोनों ही गेम कितने लोग खेल रहे हैं 20। और हमें अब ये निकल जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी कितना है कि टोटल लोग ये सारे गेम जितने भी दे रखे हैं मतलब यहाँ पे 2 गेम है। तो टोटल कितने लोग हैं जो गेम खेल रहे हैं वो हो जाएगा सिंपली यहाँ पे वैसे आ जाएगा 97 इस वाले फॉर्मूले से भी। तो अब सारे गेम जो खेल रहे हैं वो है 97 लोग। तो जो कुछ लोग गेम नहीं खेल रहे हैं वो 100 में से कितने हैं 3। तो सिंपली इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हो 3। और तो अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 2 years ago the age of A was 3 times the age of B। तो सिंपली यहाँ पे क्या बोले 2 years ago मतलब 2 साल पहले। तो दोनों की एज से माइनस कर देंगे 2 years ago मतलब A माइनस 2। the age of B was नहीं the age of A was 3 times the age of B। मतलब जो B की एज है वो यहाँ पे हो जाएगा इस मतलब जो ए की एज है वो 3 टाइम्स ऑफ बी है। तो सिंपली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ए माइनस 2 यहाँ पे हो जाएगा 3B माइनस 6। तो ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3B माइनस 4। अब इन्होंने बोला है इफ बी इज करेंटली 9 year old। तो यहाँ पे बी की वैल्यू दे रखी है बी है मतलब 9 साल का। तो 9 3 से 27 27 माइनस 2 23। तो ए आ गया 23 बी हो गया 9। अब यहाँ पे ये बोला है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द एज ऑफ ए विल बी डबल द एज ऑफ बी। तो सिंपली यहाँ पे रख लेते पहले। यहाँ पे हो गया ए यहाँ पे हो गया बी। अब जैसे यहाँ पे रख लिया ए की वैल्यू हमारी 23 बी की वैल्यू है 9। अब आप सीधे एक एक करके कैलकुलेट कर सकते हो या सीधे ईयर से भी जा सकते हो। अगर 1 साल बाद क्या हो जाएगा 24 10। 2 साल बाद हो जाएगा 25 11। 3 साल बाद हो जाएगा 26 12। 4 साल बाद हो जाएगा 27 13। तो कोई भी देख लो डबल नहीं आ रहा 10 का 2 20 होता है 20 यहाँ पे 22 होता 24 होता 26 होता तो होता। पर जो अगला है जब 5 साल बाद होगा ये 14 इंटू 2 28। तो ये हो जाएगा 5 years। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आफ्टर 5 years मतलब 5 साल बाद जो ए की एज है वो बी के डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे इस पेपर में इतने ही क्वेश्चन आए थे। तो हम एंडिंग में जाते जाते एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूले जो याद कर लेते हैं। तो वो है सबसे पहले आर्क ऑफ अ सर्कल। तो आपको पता होगा एक मान लो हमने एक सर्कल बनाया इस तरीके से ये सर्कल यहाँ पे एक रेडियस है। अब आर्क क्या होता है आर्क होता है जो कोई भी एक एंगल कोई एक एंगल है थीटा वो कितनी बड़ी यहाँ पे जो ये पेरीमीटर है वो रिटेन कर रहा है। तो इसे हम कहते हैं ये हो जाएगा अपना आर्क। तो आर्क का फॉर्मूला क्या होता है आर्क का फॉर्मूला होता है आर थीटा। ये थीटा कब होता है जब थीटा होता है आपका रेडियन में। इसी तरीके से आर्क का दूसरा फॉर्मूला होता है वो होता है आर स्क्वायर बाय 2 इंटू थीटा। और यहाँ पे थीटा होता है डिग्री में। तो ये दो फॉर्मूले आपको आर के याद रखने हैं। अब कभी कभी बहुत बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि मान लो आपको सर्कल दे रखा है कोई भी थीटा दे रखा है उसका आर्क निकालना होगा तो आप ये फॉर्मूला निकाल लोगे। इस फॉर्मूले से निकाल लोगे आर्क का जो मतलब साइज होगी क्योंकि आर आर गिवन होगा दोनों तरफ आर आर होगा तो ये निकाल लोगे। अब इसी तरीके से बहुत बार होता है हम लोग को क्या बोलते हैं एरिया पूछा होता है कि ये थीटा है इसका एरिया कितना होगा जो ये वाला अपना पूरा सेकंड या सेक्टर बन रहा है इसका एरिया क्या होगा। तो इसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई बाय 180 और यहाँ पे आर थीटा। यहाँ पे ये फॉर्मूला तब यूज करोगे जब आपको थीटा रेडियन में गिवन होगा। पर जो दूसरा फॉर्मूला है अगर आपको गिवन होगा डिग्री में तो आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो हो जाएगा पाई बाय 360 आर स्क्वायर और ये थीटा हो जाएगा। तो सिंपली आप वैसे भी कर सकते हो कि हम पहले पूरा ये एंगल होता है 360 डिग्री। जो ये पूरा एंगल होता है ये होता है 360 डिग्री। अब मान लो हमें निकालना है 120 डिग्री का। तो सिंपली हम 120 अपॉन
360 कर देंगे, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसी तरीके से हम पाई आर स्क्वायर और थीटा अपॉन 360, तो आंसर आपका आ जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप ये नोट कर लेना और याद कर लेना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन भी आजकल आ सकते हैं। तो फिर इस पूरे वीडियो में इतना ही था। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हम उसमें रेगुलरली आपके क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं और अलग क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होते रहे। अब हम कोशिश करेंगे कि एक 29 का भी पेपर जल्दी से सॉल्व कर दे, ताकि आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पिछली बार आए हैं। उसके बाद हम अलग अलग टॉपिक्स के जितने भी पीवाईक्यूज हैं या जितने भी नए नए क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे लगाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे। तो मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।